तो एसएचएम का लास्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर का नाम आप लोग में से जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, उन लोगों को मालूम होगा चैप्टर का नाम एसएचएम नहीं है। चैप्टर में एसएचएम पढ़ना है, ऑसिलेशन पढ़ना है, वेव पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। तो उसमें जो एसएचएम वाला पोर्शन है उसका ये लास्ट क्लास है। हमें मालूम है कि हमने बहुत कम न्यूमेरिकल किया है, बट अभी स्कूल एग्जामिनेशन सामने आ गया, तो स्कूल एग्जाम को सामने रखते हुए जो टॉपिक्स है उसको पहले कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन आराम से करेंगे। तो एसएचएम का लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग 2-3 ऑसिलेशंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फ्री ऑसिलेशंस, फिर पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फिर पढ़ेंगे रेजोनेंस, और बीच में एक टॉपिक आएगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, स्कूल एग्जाम में श्योर आएगा। एपीएस वालों का हो गया फाइनल एग्जाम, उसमें ये आया हुआ था क्वेश्चन लिखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी स्कूल एग्जाम अपने तरफ थोड़ा सीखने भी जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो अभी तक जो हम लोग पेंडुलम के बारे में पढ़े और किसके बारे में पढ़े, मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग पढ़े, जो प्रूफिंग वगैरह की है, एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, है ना। फिर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। और पेंडुलम किस तरह का मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग के बारे में आप लोग पढ़े, है ना। तो वो जो भी ऑसिलेशन हो रहा था, किस तरह का ऑसिलेशन है, ऐसे रस्सी से बांधना था एक्चुअली में, बट हुआ नहीं, तो ऐसे पेंडुलम किस तरह से, ऐसे हम लोग जो जितना भी प्रूफिंग वगैरह अभी तक की हो पूरे चैप्टर में, उसमें क्या इस तरह से मारते हैं, तो ये क्या करते रहता है, ये फ्रीली मतलब ऑसिलेट अगर करते रहे ऐसे ऊपर से, अगर ऐसे धुआं कर तो क्या बहुत समझ रहे हो ना। अभी तक आप जो भी ऑसिलेशन पढ़े हैं उसमें एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ना है, हाँ, उसके बाद वो क्या करता रहेगा, वो जो है वो फ्रीली जो है वो अपने जगह पर ऑसिलेट करता रहेगा। एक बार डिस्प्लेस करके छोड़े और लगातार ऑसिलेट करते रहे, दैट इज आवर फ्री ऑसिलेशन। बोलने का मतलब अभी तक जितना भी प्रूफिंग न्यूमेरिकल ग्राफ, एनसीईआरटी, जेईई मेंस का लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम में जो भी प्रूफिंग न्यूमेरिकल जो भी बनाए हो, वो सब का सब किसका एग्जांपल है, वो सब का सब जो है वो फ्री ऑसिलेशन है। अ सिस्टम इज सेट टू एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशंस इफ ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड और डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल में भी कल लिखा हुआ था, कल लोडेड स्प्रिंग वाला के, उसमें भी था मीन पोजीशन ऐसे नीचे तक लो और फिर छोड़ दो, उसके बाद वाला सिस्टम वो फ्री ऑसिलेशन है। It oscillates itself without outside interference। बाहर से कोई उसका मदद नहीं किया, खुद से मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हुए फ्रीली ऑसिलेट करता हुआ चला गया, तो वैसे ऑसिलेशन को हम लोग फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसका टाइम पीरियड कल डिराइव किया, कल किसका डिराइव किए थे, लोडेड स्प्रिंग का। क्या आया था आंसर, m बाई के आएगा। m मास है, इनर्शियल प्रॉपर्टी, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। उससे पहले किए थे 2 पाई रूट अंडर l बाई g, l पेंडुलम का खुद का लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ऑसिलेशंस का जो फ्री ऑसिलेशन होता है उसका टाइम पीरियड, उसका डायमेंशंस, इलास्टिक नेचर, इनर्शियल प्रॉपर्टीज में मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इन सबसे डिसाइड होता है कि टाइम पीरियड कितना होगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, सिंपल पेंडुलम का और मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग का प्रूफिंग आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा। बाकी न्यूमेरिकल जो लोग जेईई मेंस एडवांस नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो भी मोटा मोटी क्वेश्चंस 98% से ज्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का हम लोग ने किया है या करेंगे आगे भी, वो फ्री ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, ओके। द टाइम पीरियड इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री टाइम पीरियड, ऐसे में फ्री ऑसिलेशंस में, और जो इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस पर अभी तक हम लोग बात किए हैं, ऐसे वाले ऑसिलेशन को हम लोग फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये तो हो गया फ्री ऑसिलेशन। दूसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे वो है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, ये पहले नंबर पर फ्री ऑसिलेशन, दूसरे नंबर पर फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपको क्या करना, नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश मीडियम को बहुत लोग समझ में आ रहा होगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, जैसे ये ऑसिलेशन तो कर ही रहा है, इसको ऐसे हाथ से पकड़ करके ऐसे 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 लेकर के ऑसिलेशन करवा, ये खैर ये तो पूरा एग्जांपल ही गलत है, इसको धागा से बांध करके जो पेंडुलम होता है वैसे समझो, उसको एक बार डिस्प्लेस किया तो ऑसिलेट करते रहता है। अब वो ऑसिलेट कर रहा है, उसी को हाथ से पकड़ करके उसको अपने से ऐसे करके डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। या फिर जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क स्कूल में देखे होंगे, टन उसको बजाए कहीं पर, और वो जो टन हो रहा है उसको किसी और चीज में एक बॉब पहले से ऐसा ऑसिलेट कर रहा था। अच्छे से समझना, आज अरेंजमेंट नहीं है तो थोड़ा समझो, समझ में आ जाएगा। वो ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको कहीं पर पट के टन उसमें हुआ फ्रीक्वेंसी,
और एक सिंपल पेंडुलम का बॉब चल रहा है, उसका एक खुद का एक फ्रीक्वेंसी है, जिसको कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नेचुरल, जो अभी पढ़े हो। और जो टन से मारे ट्यूनिंग फोर्क उसको टच कर देंगे तो क्या होगा, उसका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे होने लगेगा। इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हो क्या है फोर्स्ड ऑसिलेशन में, व्हेन अ सिस्टम इज कंपेल्ड टू ऑसिलेट, ऑसिलेट तो कर ही रहा था विद अ फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो उसका नेचुरल था वो तो था ही, तुम उसको जैसे ये पेंडुलम वाला ये अपना नेचुरल से उसको हाथ से पकड़ करके ऐसे ऐसे करवा, तो ये तो अलग से तुम्हारा इंटरवेनिंग फोर्स तुम बाहर से लगा रहे हो, आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से जो ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। When a system is compelled to oscillate with a frequency other than its natural frequency by external periodic forces, it is said to execute forced oscillation। 98% क्वेश्चन तो हमें प्री ऑसिलेशन में पढ़ना है, बट एज अ मालूम होना चाहिए कि ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्या समझे फोर्स्ड ऑसिलेशन में, बाहर से फोर्स करेंगे ऑसिलेशन, और वो पीरियोडिक मोशन हो तभी तुम कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज तुमसे कैलकुलेट भी नहीं होगा। 6 लेक्चर मिला करके सीखे हो, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये सब नहीं हो तो तुमसे कैलकुलेट भी नहीं होगा। तो जो बाहर से लगा है वो भी पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उसका था उसके ऊपर से फोर्स लगाए हो जिसके वजह से ऑसिलेट करेगा। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से ड्राइव किया उसको हम लोग ड्राइवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ड्राइव बाहर से किया ना, वो नाम अब सब चीज लिखवाऊंगा नहीं, कितना लिखोगे कॉपी में, बुक में से है, जो स्टडी करते हैं घर पे पढ़ सकते हैं। जो बाहर से फोर्स जो लगाया वो ड्राइवर है, और जिस पे हुआ वो ड्रिवन है। जिसका पहले से था उसी पर ला करके फोर्स तुम लगाए हो बाहर से, तो वो ड्रिवन हो गया। जो बाहर से जो लगाया है वो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर फोर्स, ड्राइवर ऑसिलेटर उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ज्यादातर चांसेस है, और यू कैन से कि पूरी चांसेस है कि ड्राइवर फ्रीक्वेंसी ही ओवरटेक कर लेगा ड्रिवन फ्रीक्वेंसी को, और अंत में ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअली वो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी के ही बराबर हो जाएगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन में जनरली ऐसा ही होगा, बशर्ते जिसको बाहर से ला रहे हो वो भी पीरियोडिक हो। अब वो भी नॉन पीरियोडिक है, जो कर रहा था वो भी नॉन पीरियोडिक है, तो फिर उसमें क्या ही कैलकुलेशन हो पाएगा, फिर हम बोल नहीं पाएंगे क्या होगा। ठीक है, ये समझना, ये समझ लिखवा नहीं रहा हूँ, बट वीडियो बनेगा जब याद करने का होगा याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख के रखो, देखो आगे देखो, लिख के। तो ये इलास्टिक रबर स्ट्रिंग है, देख रहे हो, ये वाला जो है वो इलास्टिक रबर का स्ट्रिंग है, एकदम लाइट इलास्टिक रबर स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको दो छोर से इसको सपोर्ट दे करके रखें, अरे समझ, और इसमें 4 तरह का पेंडुलम झुला करके रखे, चारों पेंडुलम है, चारों जो है वो पेंडुलम है। मतलब पेंडुलम के लिए चाहिए क्या, एक धागा है और इसमें बॉब लटका के रखा, और क्या देखिए 4 अलग अलग यहाँ पर पेंडुलम झुला करके रखे, और ये क्या इलास्टिक रबर का स्ट्रिंग। ठीक है, पहले देख लो उसके बाद बता दो। ये वाले का कुछ नेमिंग करते हैं एबीसीडी। इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस करना है, फ्री ऑसिलेशन करेगा पेंडुलम, अभी आपको पढ़ा फ्री ऑसिलेशन इसमें प्रोड्यूस कर क्या होगा, इसमें जो ऑसिलेशन होगा वो यहाँ पर जो इलास्टिक रबर स्प्रिंग है इसका जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन किसके पास चला जाएगा, वो बी सी डी तीनों के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे हाँ ना बोलो, ऐसे लेकर ऑसिलेट करो, कस के करो जितना ऑसिलेट करो। इलास्टिक रबर स्प्रिंग इसका ऑसिलेशंस को कम्युनिकेट कर देगा बी के साथ भी, सी के साथ भी और डी के साथ भी। इसका जो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ इसको कम्युनिकेट किए हो, कुछ भी बोलो, इसका वैल्यू कुछ जैसे 20 हर्ट्ज मतलब 20 ऑसिलेशन पर सेकंड है, ऐसे 1 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करना है ना। वो इन चारों पे आप देखेंगे कि डी के पास बिल्कुल उतना ही ऑसिलेशन जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, डी के पास जितना ऑसिलेशन यहाँ पर था उतना ही ऑसिलेशन डी के पास यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखो इन दोनों का क्या सेम लग रहा है, इसका लेंथ सेम लग रहा है। कल हम लोग पेंडुलम को परसों टाइम पीरियड डिराइव किए थे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 1/f t बराबर नहीं ना, f बराबर कितना है 1/, ठीक है। तो ये g सेम है, l सेम है, 2 पाई सेम है। ये फ्रीक्वेंसी मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बिल्कुल एकदम ठीक इलास्टिक रबर स्प्रिंग है तो जितना फ्रीक्वेंसी इसको दिया हो, क्योंकि इसका लेंथ बराबर है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आएगा इसके बराबर।
समझ आ रहा है? और इन दोनों के पास अलग अलग है। समझ में आ रहा है बात? तो हुआ क्या यहाँ पर ध्यान से देखना। अभी तक आप लोग दो तरह का ऑसिलेशन देखे थे, फ्री ऑसिलेशन, एक फोर्स्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आप लोग बताना। अंत में ये वाला जो स्ट्रिंग है ये ऑसिलेट करना शुरू किया किसके फ्रीक्वेंसी से? अभी थोड़ी देर पहले फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़े थे, ये भी तो एक तरह का फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ, इसके वजह से इसमें फोर्स हुआ, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो गया। फोर्स में हर केस में ऐसा नहीं हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन में तो मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। अगर मोस्ट प्रोबेबली नहीं, अगर कर ही जाए ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन का फ्रीक्वेंसी, बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन का फ्रीक्वेंसी मोस्ट प्रोबेबली सेम नहीं, सेम ही हो जाए, ये जो डी नंबर वाला है इसमें उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। तो मैं फोर्स किया था ना इस पर, बट यही इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। इस पर नेचुरल दिए थे, वो नेचुरल इस पर फोर्स हुआ, और अंत में यही इसका भी फोर्स होकर के रह जाएगा। अगर ऐसा हो गया, इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। अभी आप लोग बताए थे केमिस्ट्री में भी आप लोग रेजोनेंस पढ़े हैं, और केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस बहुत जबरदस्त टॉपिक है केमिस्ट्री का, उससे मुकाबला नहीं है टू बी फेयर। फिजिक्स में भी रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट 11th फिजिक्स एसएचएम का नहीं, 12th फिजिक्स एसी चैप्टर का रेजोनेंस हमारे फिजिक्स में भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। फिलहाल इस चैप्टर में रेजोनेंस वैसा कुछ भयानक टॉपिक नहीं है। भयानक टॉपिक हम लोग उसको कहते हैं जिसका फॉर्मूला, प्रूफिंग, उस पर अलग से कुछ ग्राफ, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल, उस पर 10 तरह का क्वेश्चन, जेईई मेंस का एडवांस का नीट का, उसको भयानक टॉपिक बोला जाता है। वैसा नहीं है। यहाँ पर रेजोनेंस इज ओनली अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही एक तरह का टाइप है रेजोनेंस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो डी वाला, मतलब किसी भी केस में, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो फ्री ऑसिलेशन होगा वो बाहर वाले फोर्स्ड ऑसिलेशन के बराबर होगा, मतलब फोर्स वाला ही उसका फ्री ऑसिलेशन हो जाए। इस तरह के फ्रीक्वेंसी को या फिर इस तरह के ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग रेजोनेंस ऑसिलेटरी मोशन या फोर्स्ड ऑसिलेटरी में फोर्स का ये खास तरह का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसका जैसे इसका 20 था और इसका 20 हो गया, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इन दोनों के कंपैरिजन में इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस में ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसमें तो रुका हुआ था ना, जरूरी नहीं कि रुका ही हुआ हो, जरूरी नहीं, इस एग्जांपल में तो रुका हुआ था। बोलने का मतलब रेजोनेंस हुआ तो उसका फोर्स्ड और फ्री जो है वो बराबर हो गया, और फोर्स वाला तो ज्यादा होता है तो उसका फ्री से वो ज्यादा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फोर्स वाला जो होगा वो मतलब ड्राइवर वाले का फ्रीक्वेंसी ड्रिवन वाले से ज्यादा होगा, और वो उस पर ओवरटेक करके वही उसका फ्री हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने का मतलब हम लोग 9th में 10th में पढ़े हैं, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा, वाइब्रेशन ज्यादा, दूर दूर तक जाएगा। और ये एग्जांपल घर पर तो नहीं, स्कूल में सेटअप करके भी देख सकते हो। इसको जो ऐसे टन करके जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसा ही होगा, इन दोनों का कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड जो है रेजोनेंस के केस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पर कंडीशन क्राइटेरिया तो आप लोग समझ ही गए। इसमें आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे, वो हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़े थे, कि जो सोल्जर्स जो है वो मार्च पास करते हैं तो उनको कदम से कदम मिला करके चलना रहता है स्कूल में, चाहे कहीं पर भी। आप लोग भी मार्च पास किए होंगे या फिर देखे होंगे। तो यहाँ पर अपन बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़े थे कि ब्रिज के ऊपर जब चला जाता है तो बोला जाता है कि तोड़ करके चले, एक साथ फ्रीक्वेंसी नहीं, अलग अलग कदम तोड़ करके चलने के लिए बोला जाता है। वहां पर क्या होगा, जैसे एक साथ अगर चल रहा है तो उसके वजह से जो वाइब्रेशन है वो फोर्स्ड है, और वो उस ब्रिज के पास वो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है उसको, तो ब्रिज का वो क्या हो जाएगा, मतलब ब्रिज का वो फोर्स हो जाएगा। मार्च पास तो कर रहा है वो, उसका फ्री ऑसिलेशन है, वो फ्री ऑसिलेशन जो है वो ब्रिज का फोर्स हो जाएगा। और एक टाइम पर अगर ऐसा हुआ कि जितना फ्रीक्वेंसी मार्च पास का है उतना ही फ्रीक्वेंसी अगर वो जो ब्रिज है उसका भी हो गया, तो वो रेजोनेंस क्राइटेरिया में चला जाएगा। और रेजोनेंस में जाने पर अभी आप लोग पढ़े एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, उससे ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा जो है वो वाइब्रेट करने लगे, जो ब्रिज है टूट वूट भी सकता है। इसमें बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो लोग क्लास के बेस में इलास्टिक आफ्टर फैटिग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, साथ साथ रेजोनेंस का क्राइटेरिया भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी में अर्थक्वेक वगैरह में देखे होंगे या सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे, कोई बिल्डिंग बच गया, कोई बिल्डिंग जो वो कोलैप्स कर गया उसी अर्थक्वेक में। वहां पर भी होता अर्थक्वेक आया तो जमीन में क्या प्रोड्यूस होने लगता है, ढेर सारे तरह का फ्रीक्वेंसी
वाइब्रेशन मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, और वो जो बिल्डिंग है वो भी उसी जमीन पर है तो उसको भी वही वाला मिल रहा है वाइब्रेशन। वाइब्रेट करते 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 अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बाहर वाला फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ, और यू कैन से अगर रेजोनेंस क्राइटेरिया फॉलो अप हो गया, तो उस बिल्डिंग पर जो वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर सकता है। बाकी हमें 11th क्लास में एसएचएम में रेजोनेंस का कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पढ़ना है। 11th क्लास में आपको बस जानना है रेजोनेंस क्राइटेरिया अगर हो गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको हमें बस जानकर रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखो, इसमें जरा सा लिख लिया जाए। बाकी इसमें कोई खास न्यूमेरिकल अभी आपके क्लास में इस चैप्टर में नहीं है, जो थोड़ी सी बातचीत है वो हम लोग लिख लेते हैं। रेजोनेंस the phenomena of producing oscillatory motions in a system by the influence of an external periodic force having the same frequency, इसके नीचे लाइन खींच लेना, having the same frequency as that of natural frequency of the system is called resonance. ठीक है। और रेडियो वगैरह आजकल तो सुनते नहीं हो, बट एफएम वगैरह मोबाइल में तो उतना शो नहीं होता है। पहले अगर रेडियो ट्रांजिस्टर में अगर फील किए होगे तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी अपना सेट करते हैं, है ना, तो वो आपके ट्रांजिस्टर का चाहे रेडियो का फ्रीक्वेंसी है। और बहुत सारा एफएम हमारे पटना वगैरह में तो कम ही एफएम है, बट तो आजकल तो रेडियो वगैरह उतना चलता नहीं है, बट पहले अगर कहीं फील किए होगे या फिर जानते होगे। पटना वगैरह में तो ऐसे में भी एफएम कम ही है, बट अगर दिल्ली वगैरह में घूमने गए होगे तो अभी पटना में भी हो गया है 2-3 एफएम शायद है, मेरे को पता नहीं, बट है 2-3 गो रेडियो मिर्ची और कुछ है ना। बोलने का मतलब है कि रेडियो ट्रांजिस्टर का फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं। कभी किए होगे तब फील करोगे, अगर किए नहीं हो तो मालूम नहीं रहता। उसको हम लोग छोड़ देते हैं फ्रीक्वेंसी को ऑटो मोड में, वो खुद फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है। कैसे? तो ढेर सारा तो रेडियो जो एफएम में बज रहा है वो तो बज ही रहा है ना। अब जिसका फ्रीक्वेंसी वो कैच कर लिया वहां पर रेजोनेंस क्राइटेरिया हो जाता है, और रेजोनेंस जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो वो वाला गाना जो हम लोग सुन लेते हैं। बात समझ आ रहा है? वो ऑटो मोड में छोड़ोगे तो खुद कैच करता है। जैसा 108.3 वाला भी है और 102 वाला भी है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी वो पकड़ लिया उसके साथ वो जो रेडियो है ट्रांजिस्टर है वो रेजोनेंस में आ गया, फ्रीक्वेंसी इसका और उसका सेम हो गया, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो वो गाना जो हम लोग सुन लेते हैं इस तरह से होता था। आजकल तो उतना करते नहीं हम लोग, बट यही क्राइटेरिया है। जो टीवी में सिग्नल पकड़ते हैं, चाहे मोबाइल में जो सिग्नल पकड़ाता है, वो सब रेजोनेंस क्राइटेरिया पर ही बेस्ड है, बट वो थोड़ा सा अलग है। आप लोग में से कुछ लोग इंटेलिजेंट है, समझ रहे होंगे। वेव अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो एक खास तरह का वेव पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट, साउंड, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब मिला करके बनता है, तो सारा कॉन्सेप्ट मिला करके है, बट मीनिंग है ये रेजोनेंस का, ठीक है। तो इसको लिख करके रखो। तो लास्ट टॉपिक है इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये कल परसों भी मैं बताया था। हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, पेंडुलम वाला तो ठीक है, पेंडुलम वाला तो ठीक है। कल पढ़े थे हम लोग मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। उसमें क्या होता है आप लोग पहले बताइए, क्या था? एक स्प्रिंग था, उसमें वेट लगा है, वेट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो गया। फिर क्या किए?
इसको लेकर के खींचे फिर छोड़ दिए, फिर वो क्या होने लगा वो ऐसे टर्म में। तो जो होना था प्रूफिंग कर लिए, बट एक्चुअली में हमने वहां पर चीटिंग किया था और यू कैन से कि हमने एक चीज को कंसीडर नहीं किया था। बट मैंने वीडियो में बताया था कि वो तुमको क्या लगता है वो करते ही रहेगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, वो जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है उसका वैल्यू जो है वो धीरे 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 कम होते हुए खत्म हो जाएगा। इसी का अंग्रेजी वर्ड है डैम्ड। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अभी तक जो आप प्रूफिंग, न्यूमेरिकल, ग्राफ, एनसीईआरटी, जेईई मेंस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बनाया वो सब अनडैम्ड ऑसिलेशन का था। अनडैम्ड में फ्री ऑसिलेशन का था। अब शायद आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया वो पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म। आप जो सिलेबस पढ़े वो अनडैम्ड में फ्री ऑसिलेशन का था। बट होने के लिए फोर्स हो सकता था, होने के लिए वो डैम्ड हो सकता था, होने के लिए वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हो सकता था। बट सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि हमने अनडैम्ड और फ्री ऑसिलेशन के बारे में ही ज्यादा पढ़ा। ठीक है, बट डैम्ड होता क्या? पीरियोडिक ऑसिलेशन तो होता, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाएगा तो कल दो वीडियो आया था, एनर्जी का बात हो रहा था, तो एनर्जी भी कम हो जाएगा, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। ऐसा ऑसिलेशन जो पीरियोडिक तो हो लेकिन उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे ग्रेजुअली विद टाइम, वैसे ऑसिलेशन को हम लोग डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, और आपका मेरा जो सिलेबस रहा जिस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस का, नीट का, स्कूल एग्जाम का, वो अनडैम्ड ऑसिलेशन पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बट एज ए साइंस स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए इन सब के बारे में। हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी पढ़ा, इन सब के बारे में ग्रेविटेशन में भी पढ़ा, एनएलएम में भी पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़े। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफिंग के लिए तो ठीक है, बट वो तभी काम करता है जब हम लोग उसमें रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। तब रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर करते हैं तो काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट रेजिस्टिव फोर्सेस को भी गेम में लाना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर अनडैम्ड का ही क्वेश्चन प्रूफिंग न्यूमेरिकल ग्राफ आप बनाए, बट ज्यादातर ऑसिलेशन जो होता है वो कॉमन सेंस कहता है वो डैम्ड ऑसिलेशन होगा। और डैम्ड ऑसिलेशन, अब उसमें हवा का जो फ्रिक्शन है उसको भी कंसीडर करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा उसको भी कंसीडर करेंगे। बट इस पर रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। एक आध आया है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, वो मैं अभी करवा देता हूं। बाकी मैथ्स में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी फॉलो करते हैं जेईई मेंस एडवांस नीट निकालने के लिए। 50-54 साल में अगर एक बार आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/54 ही, उसी को लेकर नहीं नाचते रहना है। इसका आएगा, इसका आएगा, ये बनाएगा। अनडैम्ड पर लाखों क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, डैम्ड में मुश्किल से खोज करके एक क्वेश्चन मिलेगा। तुम उसी के पीछे पड़ जाओगे तो भगवान ही बचाए तुमसे नहीं निकलेगा मेंस नीट का एग्जाम। प्रोजेक्टाइल मोशन में 997 क्वेश्चन 1000 में से जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। 3 क्वेश्चन जरूर 1000 में से ऐसा मिलेगा जो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ो मत, पढ़ना है, बट उसी के पीछे पड़ जाओगे कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल से हमारा मेंस एडवांस निकलेगा, तो ये आपका गलत फहमी है। 1000 में से 997 बार अगर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल का है तो वो इंपॉर्टेंट है। इधर मैं ये नहीं बोल रहा कि डैम्ड का है नहीं, एक क्वेश्चन तो एकदम रिसेंट जेईई मेंस में आया, वो मैं भी पढ़ने वाला हूँ। पढ़ना तो है ही, बट प्रैक्टिस अनडैम्ड फ्री पर करना है आपको। ठीक है, बाकी डैम्ड ऑसिलेशन किसको कहते हैं? पीरियोडिक ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड एनर्जी डिक्रीज कर जाए ग्रेजुअली टाइम के साथ। ठीक है, वैसे ऑसिलेशन को हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो फ्री पढ़े, फोर्स पढ़े। फोर्स का एक खास एग्जांपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानता हूं, बट आपके एसएचएम चैप्टर में बहुत उसको क्लियर करके बड़ा बड़ा करके न्यूमेरिकल ग्राफ वगैरह करके नहीं दिया हुआ है। और एक है डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे हम। उठा दूं क्या? ठीक है, तो इस बार जो आपका एनटीए ने जो सिलेबस कट किया कोविड को लेकर के, उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपीएस वालों का आया भी है फाइनल एग्जामिनेशन में। एपीएस वालों का ये आया है फोर्स्ड, फ्री, रेजोनेंस एंड डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में लिखने के लिए। और जो सिलेबस कटा हुआ उसमें सिर्फ इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए बोला है कि बस जान लो क्या होता है। बट अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसका क्वांटिटेटिव में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। प्रूफिंग वैसे में भी आपके समझ के बाहर का है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि 12th मैथ्स में पढ़ना है। तो अभी इसके प्रूफिंग से आपको कोई लेना देना नहीं, किताब में नहीं दिया हुआ। फॉर्मूला याद कर लो। बाकी जिनका स्कूल एग्जाम है इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये आने वाला है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो। और डैम्ड ऑसिलेशन, और बदमाशी मत करो क्योंकि अब वेव स्टार्ट हो जाएगा। नाचो नहीं,
पहले मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये तो कम हो जाएगा टाइम के साथ। तो इसका फॉर्मूला आता है एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटी बाई 2m, ठीक है। वेयर बी इज आवर डैम्पिंग कांस्टेंट। इसका प्रूफिंग आपके समझ के बाहर का है, तो अभी केवल फॉर्मूला लिख करके रखोगे। एक्स नॉट क्या है? एक्चुअल एम्पलीट्यूड। एक्सपोनेंशियल के बारे में जानते हो, टी टाइम है, एम मास है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है ना। तो x बराबर एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटी बाई 2m। इस फॉर्मूला से धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता रहेगा इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और एनर्जी भी घटेगा। कल के क्लास में जो लोग थे, एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े। एनर्जी में टोटल एनर्जी का बात हो रहा है, यहाँ से सारा ही एनर्जी घटेगा, और वो घटेगा एनर्जी जो है दिस फॉलोज ई नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटी बाई एम। ये हमारा एनर्जी है, घटता हुआ एनर्जी एट अ टाइम, ये एक्चुअल एनर्जी कम हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। प्रूफिंग से मतलब नहीं है, थोड़ा सा बस कॉपी में रहना चाहिए, ट्यूशन कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। बात नहीं, देखो तो क्वेश्चन कर लेते डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला जो है वो किताब में दिया हुआ है, ऐसा मत समझ लेना कि एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं दिया हुआ। इस बार आ नहीं रहा है, इस बार का जो सिलेबस कटा है उस हिसाब से इसका न्यूमेरिकल आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं, किताब में लिख करके दिया, सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है। बट जो फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन का, वो कोई साइड बुक का नहीं है, एनसीईआरटी बुक में भी फॉर्मूला मेंशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो आपको ये ना लग जाए कि जो टॉपिक है एकदम एडवांस का है, हमारे सिलेबस का नहीं है, पढ़ना ही था। प्रूफिंग भी करना था, बट प्रूफिंग अभी अगर मैं लिखता भी तो आपके ऊपर से निकल जाता। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है, कल परसों स्कूल एग्जामिनेशन है फाइनल सबका, तो बस क्वेश्चन करके वो छोड़ देंगे इसका। डैम्प्ड ऑसिलेशन है लिखा हुआ, देख रहे हो। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम? और इनिशियल वैल्यू दिया हुआ एम्पलीट्यूड का 10 सेंटीमीटर। 50 ऑसिलेशन के बाद 1/4 हो जा रहा है। 150 ऑसिलेशन के बाद कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। 50 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 1/4 हो जा रहा है। 50 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड जो है 50 ऑसिलेशन के बाद 1/4 हो जा रहा है। 150 ऑसिलेशन के बाद कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रही बात? क्वेश्चन समझा दूं फिर से। डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब हो गया हम लोग पढ़े। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड या फिर एनर्जी टाइम के साथ कम कर जाता है। तो लिखा हुआ है 50 ऑसिलेशन के बाद कितना हो जा रहा है? 1/4। तो 150 के बाद और कम ही होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन वर्ड लिखा हुआ है, अनडैम्प्ड होता तो सेम रह जाता। कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड अ फॉर्मूला, जो कि अभी आपको लिखवाया गया था। x इज इक्वल टू था x नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर x एम्पलीट्यूड वाला बताना, अब देखो ज्यादातर लोग, एक आध लोग पढ़ने उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है। मैथ वाले हो चाहे नॉन मैथ वाले हो, मालूम होना चाहिए कि बिना लॉग किए बनने वाला नहीं, चाहे मैथ वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो। सर बार बार बोलो लॉगरिथम पढ़ लो, मैथ्स का वीडियो में डाला हुआ है लॉगरिथम, जाकर के पढ़ो। क्योंकि जितना ये अनूठा मैथ्स वालों के लिए उतना ही नॉन मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि लॉगरिथम एक्चुअली में मैथ्स में भी 11th क्लास का एक ऑफिशियल चैप्टर नहीं है। तो ये सबको मैं जो बताया हूँ लॉगरिथम को सीखना पड़ेगा। बाकी लॉग नहीं आता है तो इस चैप्टर में तो देख ही रहो तकलीफ हो रहा है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जा रहा है? एक्चुअल में कितना था? 10 था। अभी x नॉट ही रहने देते हैं, एक्चुअल में x नॉट था, तो कितना हो जाएगा? दिस इज x नॉट बाई 4। ऐसा कब हो जा रहा है? e का पावर माइनस b बाई 2m। और ये टाइम कितना है? 50 ऑसिलेशंस। तो 50 टाइम्स ऑफ ऐसे कैपिटल T, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैपिटल T क्या होगा? कैपिटल T इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो 50 ऑसिलेशन में क्या होगा? टाइम कितना हो जाएगा? 50t हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर से बताऊं, कैपिटल T का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
50 ऑसिलेशन 50 टाइम्स 50 हो जाएगा, उतना ही टाइम है। इतने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड जो है जितना भी था उसका बाई 4 हो जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताओ मैथ वाले रन में सबको बताना। ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस b बाई 2m इंटू 50t। ठीक है, और बस ठीक ही है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? x, अब का x पूछ रहा है, कब? x नॉट e का पावर माइनस b बाई 2m इंटू 150 टाइम्स ऑफ t। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लाइक x नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m इंटू 50t, मतलब 150t है ना, इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। आ रहा है समझ? सही है, गलत है? ये इतना आ रहा था ना, माइनस b बाई 2m इंटू 150t, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल, ये इसको ऐसे लिख लिए माइनस 50bt बाई 2m का होल पावर 3 लिख लिए। ये सही है एक्चुअली में, x ये है, x का पावर m पर पावर n है, तो m इंटू n हो जाएगा, तो ये माइनस 150 bt बाई 2m हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एकदम 100% आएगा। ऐसा क्यों लिखे हैं तो समझ ही रहे होगे, इसका वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पर। तो दिस इज लाइक 1/4 पावर 3, सो दिस इज लाइक x बराबर x नॉट पावर 64, और ये x नॉट दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर था शुरुआत में, तो दिस इज लाइक 10/64 सेंटीमीटर। एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो यही तो बता रहा था, ये आया है जेईई 2013 में, तो ऐसा आपको ना लग जाए कि टीचर एक्स्ट्रा लिखवा दिया, ये नहीं आएगा एग्जाम में। इस बार स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा। जो लोग अभी लेट आए हैं, इसका न्यूमेरिकल स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी अभी फाइनल में पूछा हुआ एपीएस में क्वेश्चन, फोर्स्ड, प्री डैम्ड और फ्री ऑसिलेशंस के बारे में लिखो, बस क्वेश्चन में आया था लिखने के लिए। तो जो नोट्स लिखवा वो लिखना है। न्यूमेरिकल इस बार स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला इसका। ठीक है, बाकी ये मेंस 2013 का क्वेश्चन है, बनाते हैं। आप ही लोग बताओ, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इन 5 सेकंड्स। क्या फॉर्मूला था इसका? x इज इक्वल टू x नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर, ये क्या क्या दिया हुआ वहां चलता है, x दिया हुआ था 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ x नॉट e माइनस b बाई 2m तो ये 5 दिया हुआ है। 0.9 ये मतलब x नॉट कट गया, 9/10 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस 5b बाई 2m। दिस इक्वेशन नंबर 1। निकालना क्या है? इन अनदर 10 सेकेंड्स का पावर माइनस b बाई 2m इंटू टाइम कितना है? 15 सेकेंड और 10 सेकेंड होगा। और ये पूरा फॉर्मूला शुरू से है। अरे समझ में, कि कंपेयर करके ही ना बनाने वाले हो, तो कंपेयर करके शुरुआत से अनदर 10 सेकेंड होते 15 सेकेंड हुआ। अरे समझ में कितना हो जाएगा पूछ रहा है तुमसे? नहीं, ये भी दिया हुआ है, अनदर 10 इक्वल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, तो ये अल्फा टाइम्स ऑफ x नॉट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, अल्फा पूछ रहा है। इसको अब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में तो गलत करते, इस बार सही करेंगे। इस बार बताओ कैसे हो जाएगा? ये माइनस 5b बाई 2m का पावर 3, यही पिछले बार में गलत करे थे, अब ठीक आ जाएगा। ये x का पावर m का पावर m इंटू n ही होता है, तो ये हो जाएगा मैंने। ठीक है, चलो कट गया। अल्फा इज इक्वल टू ये कितना हो गया? दिस इज, इसका वैल्यू था मेरे पास, बोलो 9/10 का। यही बात है, लॉग लेके बन सकता है, बट लॉग टेबल मिलेगा नहीं। लॉग तुमको लेके बनाना नहीं है, तुमको बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके क्वेश्चन खींचने का जरूरत पड़ेगा। बाकी 729/1000 0.729, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही मैं अभी बता रहा था, आया है डैम्ड ऑसिलेशन,
बट 50 पेपर अगर आप बनाते प्रीवियस ईयर में तो एक बार आया है। मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी कहता है कि इसका आने का चांस अगर 50 साल में एक बार हुआ तो 1/50 ही हुआ, तो इसके पीछे नहीं भाग के हमें फ्री वाला, फिर अनडैम्ड वाला, पेंडुलम वाला, मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, सीरीज पैरेलल, रेजोनेंस का डेफिनेशन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, उस पर ज्यादा ध्यान दो। ये आया है, एक बार आया ठीक है, कॉपी में रहना चाहिए, बाकी ध्यान इस पर नहीं, जो मेन सिलेबस है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपका एसएचएम हो गया खत्म। ठीक है, ग्रेट।